एमसीक्यू है अपना, ऑन रिपीटेड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट कैन कॉज हेपेटाइटिस। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू से अपन ने स्टार्ट किया। ऐसे कौन से इनहेलेशन एजेंट के रिपीटेड यूज से हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को? ऑप्शन देखिए, आइसोफ्लूरेन, हेलोथेन, सेवोफ्लूरेन या फिर ईथर। ऑप्शंस में आपको अनेस्थेटिक एजेंट दिए हुए हैं, तो कौन सा ऐसे एजेंट के रिपीटेडली हम यूज करेंगे पेशेंट, सिंगल पेशेंट के लिए, ठीक है, तो उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब इनमें से कोई एक एजेंट ऐसा है जो हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है। तो देखिए यहां पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है हेलोथेन, ठीक है। एच से हेलोथेन याद रख सकते हो, एच से हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, दोनों को याद रखने के लिए है। चलिए, हेलोथोन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये एक प्रकार का अनेस्थेटिक एजेंट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हिपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है अपना एक और इससे जो होने वाले हेपेटाइटिस को हम क्या बोलेंगे, हेलोथेन हेपेटाइटिस। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू इसी टॉपिक में से। अब देखिए, जो हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है जनरली तो हम देखते नहीं है किसी पेशेंट के अंदर होना। क्यों नहीं देखते? क्योंकि जनरली में क्या होता है कि आजकल करंट यूज में लेते हैं कि हेलोथेन के साथ में और भी गैसेस मिक्स रहती है, ठीक है, वो अपन साथ में पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ये कब होता है? जब सिंगल यूज ऑफ हेलोथेन, सिंगल यूज ऑफ हेलोथेन एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, ओनली सिंगल यूज। अगर केवल अनेस्थेटिक एजेंट में, इनहेलेशन अनेस्थेटिक एजेंट में केवल और केवल हम हेलोथेन से ही पूरा उसको अनेस्थेसिया वगैरह सारा करवा रहे हैं, दूसरी कोई गैसेज यहाँ पे मिक्स नहीं है, तब ये चांसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय इसको मिक्स में देने से, ठीक है। इसलिए ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, मगर ये कोज कर सकता है। अब ये किस प्रकार से हिपेटोटॉक्सिसिटी करेगा? तो देखिए, जब हमने हेलोथेन देते हैं पेशेंट्स को कंटिन्यूअसली, तो ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है, हेपेटोसेलुलर डैमेज। और जब हेपेटोसेलुलर डैमेज होगी तो वो हेपेटाइटिस आगे कोज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहां से, जितने भी प्रकार के ये जो अपने इनहेलेशन एजेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हेलोथेन, एनफ्लूरेन, डैसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, ये सब नाम तो आपने देख ही रखे होंगे, सुने हुए भी होंगे। डैसफ्लूरेन, ये सारे के सारे क्या करवाते हैं, इनसे एक इनका अगर मैकेनिज्म अगर हम पढ़ें तो ये क्या करवाते हैं, सिंगल लाइन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे भी क्या करते हैं, डिक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है सभी के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे अनेस्थेटिक एजेंट अगर कार्डियक सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को या फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर।
ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं नोट सेट के। चलिए नेक्स्ट एक और एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। अब देखिए हमने एजेंट तो हमें देने पड़ेंगे, सर्जरीज तो हमें करवानी पड़ेगी, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर यूज होते हैं सारे के सारे। अब हमें सर्जरीज करनी पड़ेगी, तो ये देखो इनका एक ये भी काम होता है। क्या काम, देखो एजेंट्स also known to increase the myocardial sensitivity। किसके लिए, एपिनेफ्रिन के लिए। चलिए ये एक अच्छा काम हो गया। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रही है तो ये क्या कर देगा, सेंसिटिविटी बढ़ा देता है एपिनेफ्रिन के लिए। जितना अपन एपिनेफ्रिन देंगे उसका यहाँ पे काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी किसी ड्रग के बढ़ा देना मतलब अच्छा इफेक्ट करेगी वो। यहाँ पे एपिनेफ्रिन क्या करेगा फिर बाद में, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को, और क्या करेगा यहाँ पे, सिस्टोलिक इजेक्शन को। ठीक है, इस प्रकार के जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे जो है एपिनेफ्रिन लेके आएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, इसको यहाँ पे सप्रेस कर देगा ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, एपिनेफ्रिन के लिए सेंसिटिविटी कौन बढ़ाते हैं, अपना एनेस्थेटिक एजेंट। चलिए तो एक एमसीक्यू के अंदर हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 to 7 एमसीक्यूज देख लिए हैं। साथ साथ में आप में नोट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, नोट करते जाना है ताकि जब से नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन करने का हो तो वापस से ये वीडियो नहीं देखने को मिले। ठीक है, मतलब आपका टाइम बचेगा एक तो उसके लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। बाकी यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस कौन कोज करवा रहा है, हेलोथेन। एच से हेलोथेन, एच से हेपेटाइटिस, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is used for day care surgery, which of the following agent is used for day care surgery। day care surgery होती है मतलब माइनर प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनमें से कौन से एजेंट को यूज में लिया जाता है वहां पे, केटामाइन, थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल या फिर इटिमिडेड, एटोमिडेड। किसको यहाँ पे यूज किया जाएगा डे केयर सर्जरीज के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ले कि डे केयर सर्जरी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे डेफिनेशन। तो देखिए डे केयर सर्जरी की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहले तो ये मॉडर्न टाइप करंटली भी छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए सर्जरी की जाती है, आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप इसकी डेफिनेशन का एग्जाम में आंसर सेलेक्ट कर पाओगे। तो क्या होती है, सर्जरी डन इन द मॉर्निंग एंड पेशेंट डिस्चार्ज सेम डे। इसे हम क्या कहते हैं, डे केयर सर्जरी। मतलब एक दिन में आपके पास पास में पेशेंट आए, शाम को आपने उसको डिस्चार्ज भी कर दिया, तो डे केयर सर्जरीज के अंदर ये सब चीजें आती है। मतलब लेस देन 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट यहाँ पे वर्क हो जाता है, सर्जरी से लेके डिस्चार्ज तक। तो ये सारा किस में आता है, डे केयर सर्जरीज के अंदर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है, इसके अंदर हम ले सकते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, इस प्रकार की सर्जरीज को यहाँ पे जो माइनर रहती है, ज्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उन सर्जरीज को यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए ये ऐसी सर्जरीज के अंदर कौन से जो एजेंट को हम काम में लेंगे, केटामाइन, थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल या फिर इटोमिडेट। तो देखिए यहाँ पर जो हम यूज में लेंगे डे केयर सर्जरीज के अंदर, अपना आंसर क्या रहेगा, प्रोपोफॉल।
ठीक है, प्रोपोफॉल यहाँ पे आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके एमसीक्यू फॉर्म के अंदर जो मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये आपके लाइन आ सकती है एग्जाम के अंदर, क्या आ सकती है कि प्रिफर्ड अल्टरनेटिव टू इनहेल्ड एनेस्थेटिक कौन सा होता है। मतलब इनहेल्ड अनेस्थेशिया देने के बजाय आप दूसरा कौन सा अनेस्थेशिया यहाँ पे प्रिफर करोगे इन चारों ऑप्शंस में से, तो वो कौन सा होता है, प्रोपोफॉल। और ये कैसे दिया जाता है, बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू यहां से। सेकंड देखिए, ये तो एमसीक्यू आपको मिल ही गया, प्रिफर्ड एनेस्थेटिक एजेंट इन द डे केयर सर्जरी। दो एमसीक्यू हो गए अपने से एमसीक्यू से रिलेटेड। और कौन कौन से एजेंट है जो यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं डे केयर सर्जरीज के अंदर, तो यहाँ मैं यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ इसको। प्रोपोफॉल तो हो गया, प्रोपोफॉल के बाद में आइसोफ्यूरिन, इसके अलावा मीवाकुरिनम। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एजेंट है वो यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं। दो तीन एमसीक्यू हो गए अपने इसी एमसीक्यू से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इनटू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। चलिए यहां से देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड फॉर, या फिर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इनटू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। यहां पर कौन सा आप आईवी एनेस्थेटिक एजेंट यूज में लोगे, तो प्रोपोफॉल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए चार एमसीक्यू देख लिए अपने इसी के अंदर। नेक्स्ट अब देखो इस एमसीक्यू अगर मैं ना यहाँ पे चार ऑप्शन लेके आता सेम, केटामाइन, थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, एट्यूमिडेट, तो देखो एक तो क्या है कि अपना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा सेम ही आंसर होने वाला था, ऐसा तो है नहीं भाई उसके अंदर मैंने कुछ आंसर के अंदर में कुछ चेंजेस लेके आऊंगा, सेम ही आंसर था। तो मेरा क्या कि पैटर्न यही रहता पढ़ाने का कि इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू निकले, या फिर जहाँ जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जो आपको एमसीक्यूज अगर कोई न्यू मिल रहा है तो साथ साथ में आप उसको नोट डाउन भी करते जाओ, साथ में यहाँ पे बताने से अच्छा है कि आपको रिमेंबर रहेगा लंबे टाइम तक वो चीजें। ठीक है, आप रिकॉल कर पाओगे कि हाँ वो टॉपिक के अंदर साथ साथ के अंदर सर ने ये चीजें पढ़ाई थी, तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, चाहे 1% भी बेनिफिट रहे मगर रहेगा जरूर। ठीक है, तो अगर आपको ये सब पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। मैं ऐसे ये सब जो हम यहाँ पे जैसे मैंने अभी तक 4 एमसीक्यू बताए हैं, इन 4 एमसीक्यूज को मैं एमसीक्यू फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। मेरे तो क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर नीचे करने हैं। ठीक है, कुछ अलग ऑप्शंस डाल दूंगा इसके अंदर, मगर आंसर तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी थ्योरी पढ़ते हो, उस हिसाब से आप इस थ्योरी के अंदर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो इन सब एमसीक्यूज को। जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए ये एमसीक्यूज आप देख लिया, आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा कि और यहाँ पे किस प्रकार से जो है अपन और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और भी अगर आपको कुछ चाहिए कि नहीं सर हमें तो इस प्रकार से पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको उस प्रकार से समझाने की। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एजेंट ऑफ चॉइस इन इंट्यूबेशन इन चिल्ड्रन। बच्चे को इंट्यूबेट करना है तो यहाँ पे आपका एजेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोपोफॉल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेवोफ्लूरेन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एजेंट ऑफ चॉइस, ये आपके प्री में आ सकते हैं सारे सारे एमसीक्यू। ठीक है, अभी मैं जितने भी एमसीक्यू बता रहा हूँ ये आपके एम्स के प्री में आ सकते हैं, और मेंस में भी आ सकते हैं, कोई यहाँ पे सिनेरियो बना दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए एजेंट ऑफ चॉइस इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड शॉक पेशेंट। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है या फिर शॉक का पेशेंट है, तो वहां पर आपका एजेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, कीटामाइन, यहाँ पे सेवोफ्लोरिन। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, एजेंट ऑफ चॉइस इन
एन्यूरिज्म सर्जरी, एंड कार्डियक डिजीज। यहां पर आपका एजेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? इटोमिडेट। ठीक है, तो तीन आपके सामने न्यू एमसीक्यू एकदम। ठीक है, ये आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, प्री के अंदर पूछ ले या फिर आपके निमांस में पूछ ले। ठीक है, सर्जरीज तो सभी जगह पे होती है, जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं सभी पे सर्जरी होती है एन्यूरिज्म वाली। ठीक है, तो वहां पर आपको इनका ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इस एमसीक्यू का आंसर समझ गए आप कि यहाँ पे डे केयर सर्जरीज के अंदर कौन सा यहाँ पे आंसर रहेगा? तो प्रोपोफॉल। ड्रग यूज्ड फॉर हाइपोटेंसिव एपिसोड ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया जब हम लगा रहे होते हैं तब कौन सी ड्रग को यूज में लेंगे? अगर स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन आ रहा है क्या? हाइपोटेंशन, तो आप कौन सी ड्रग यूज में लोगे यहाँ पे? नॉर एड्रेनालिन, फेनेलजिन, एफेड्रिन, या फिर सोडियम प्लस नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, कौन सी ड्रग को यहाँ पे काम में लोगे? देखो, मैंने एनेस्थेसिया के टाइप्स के बारे में मैंने पहले भी यूट्यूब क्लासेस ले रखी है। ठीक है, तो आप उन्हें एनेस्थेसिया के बारे में अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, कौन सा एनेस्थेसिया कहाँ लगता है, कितना उसका इफेक्ट आता है, कौन से एनेस्थेसिया की स्टेजेज होती है, कितनी स्टेज होती है, स्टेज से भी एमसीक्यू बनते हैं, कौन सी स्टेज सर्जिकल स्टेज कहलाती है। ठीक है, तो ये सब मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, तो वापस से मैं इनको अब रिपीट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू लास्ट 5-6 महीने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर लास्ट नोटसेट से भी जुड़े हुए हैं, लास्ट नोटसेट 5.0 से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा कि वो क्लासेस कौन सी है। तो और थंबनेल में भी आई थिंक डाला हुआ होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसलिए मैं भी ये एनेस्थेसिया नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनकी ड्रग्स पढ़ा रहा हूँ मैं आज आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? हाइपोटेंशन। ठीक है, एमसीक्यू है आप सभी के लिए। स्पाइनल एनेस्थेसिया से क्या हो सकता है? हाइपोटेंसिव एपिसोड। एमसीक्यू में एमसीक्यू। चलिए, अब हाइपोटेंसिव एपिसोड को कम करने के लिए या फिर उसे ओवरकम आने के लिए हम कौन सी ड्रग को यूज में लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वन बाय वन अपन एमसीक्यू फॉर्म के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। हाइपोटेंशन हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन है, किस प्रकार से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे। हाइपोटेंशन इज द commonly associated with spinal anesthesia। सेकेंड एमसीक्यू, हाइपोटेंशन इसका हम ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन usually started when blood pressure decrease about 30% of its resting value। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 120/80 है और इसका 30% ब्लड प्रेशर नीचे आ गया है, किसकी वजह से? स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की वजह से। तो आप क्या करोगे? इसका इमीडिएटली इसको ट्रीटमेंट करने की नीड पड़ेगी। क्यों नीड पड़ेगी, ये भी अगर पूछ लिया आपसे, नीड क्यों पड़ेगी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर्म में हम लिखते हैं एम ऑफ थेरेपी। एम क्या है थेरेपी का? टू मेंटेन द ब्रेन एंड कार्डियक परफ्यूजन।
एंड ऑक्सीजनेशन। कार्डियक परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें हाइपोटेंशन को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये कुछ सबसे पहली बात तो हमें क्या क्यों होता है हाइपोटेंशन, रीजन क्या है उसका, ट्रीटमेंट कब से शुरू करना है, और एम क्या है इस थेरेपी का। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एफेड्रिन। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इसका, एफेड्रिन। स्पाइनल एनेस्थेसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंसिव एपिसोड को ड्रग ऑफ चॉइस बोल दो या फिर मेन ड्रग बोल दो, क्या आएगा ऑप्शन में, एपिडेप्रिन आपका, एपिडेरिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। इसकी डोज पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कितनी डोज दोगे, तो 5 to 10 mg IV। ठीक है, 5 to 10 mg IV दोगे यहाँ पे। अब देखिए आपको एक नॉर्मल सी बात है, जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह आप चीज़ें पढ़ते हो, जब आप कार्डिक सिस्टम के अंदर ये सब टॉपिक पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप एक बहुत ही फेमस ड्रग का नाम सुनते होंगे, क्या नाम, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कौन सी कंडीशन में देते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन में अपन दे सकते हैं, लाबेटालोल वगैरह। ठीक है, तो ये तो क्या करवाएगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी। तो अगर जिसको ये ड्रग आ रही थी पहले कि भाई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का एक्शन कहाँ पे होता है, क्या होता है, तो वो तो इसको वैसे भी करेक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वेचोडाइलेशन होगा तो हाइपोटेंशन बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो ये ड्रग तो अपने रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, फेनेलजीन जो होती है, ये भी यहाँ पे क्या करवाती है, हाइपोटेंसिव एपिसोड के अंदर यहाँ पे इसको ट्रीट नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर ये कोज भी नहीं करती है तो ये हाइपोटेंसिव एपिसोड को यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका ऐसा कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है जो ये हाइपोटेंसिव एपिसोड को ट्रीट कर सके। नेक्स्ट देखिए, नॉर एड्रीनलिन। कुछ बच्चों के ये आंसर उन्होंने करेक्ट माना होगा, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट रहता है ये। इसकी वजह से ये क्या कोज कर सकता है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। और हमको तो क्या करना है, कार्डियक आउटपुट को अच्छा करना है, कार्डियक परफ्यूजन को तो अच्छा करना है। तो उसकी जब ब्रेडिकार्डिया होगी, हार्ट रेट ही अगर कम हो जाएगी, तो वो किस प्रकार से इफेक्ट ला पाएगा। तो यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन भी काम में नहीं लेंगे, तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा, एफेड्रिन। अब चलिए यहाँ पर ये भी आपको चारों ही ऑप्शन में नहीं मिले और आपको कह दिया कि हाइपोटेंसिव एपिसोड को ट्रीट करना है हमें, तो आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे, टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंसिव एपिसोड। सबसे पहले, प्रियर टू स्पाइनल एनेस्थेसिया, बोलस फ्लूइड देना है पेशेंट को, कितना देना है, 500 to 1000 ml तक। क्यों देना है, बिकॉज हाइपोटेंशन क्यों हुआ, उस रीजन के लिए। हाइपोटेंशन यहाँ पे होता है ड्यू टू डिक्रीज वेनस रिटर्न की वजह से, इसके अलावा डिक्रीज्ड हार्ट रेट की वजह से, इसके अलावा ऐसी कोई ड्रग दे दी हमने जिससे हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन का रीजन हमने देखा है कि भाई या तो सर्जरीज के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उससे भी हाइपोटेंशन हो सकता है, मगर वो यहाँ पे स्पाइनल इंड्यूस हाइपोटेंशन नहीं होगा। ठीक है, वो ब्लीडिंग की वजह से हाइपोटेंशन में जाएगा पेशेंट, ठीक है, शॉक में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया इसको ट्रीट करने के लिए, ताकि आगे फ्लूइड में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हो, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, ये कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा आप और कौन कौन सी ड्रग दे सकते हो एपिनेफ्रिन, एफेड्रिन के अलावा, वेजो एक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती है, एफेड्रिन हो सकती है, एफेड्रिन के अलावा फेनिल एफिनेफ्रिन। ठीक है, फेनिल एफिनेफ्रिन
यहाँ पे जो ड्रग अपन काम में ले सकते हैं, प्लस उसको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के 1-2 क्लासेस के अंदर बताया था, ऑक्सीजन क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसीलिए आप पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के अंदर ऑक्सीजन देते हो, ठीक है, ताकि वो क्लोज हो जाए जल्दी से। मगर उसके क्लोज होने की वजह से आप क्या देते हो, थोड़ा इंक्रीज, अगर आपके बच्चे को अगर ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो वो क्या करवाता है, रेट्रोनेटल हाइपो हाइड्रोप्लेसिया करवा देता है, ठीक है, आइज के अंदर वहां पे प्रॉब्लम आने लग जाती है बच्चे को, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, टेरी सिंड्रोम। तो ऑक्सीजन जब दोगे आप, ऑक्सीजन के साथ में क्या देना है, इसको फ्लूइड देना है, ताकि ये क्या करवाए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ में फ्लूइड यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, तो उसका वेनस रिटर्न भी अच्छा आने लगेगा और हाइपोटेंशन नहीं होगा। तो समझ गए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप, कि क्यों होता है हाइपोटेंशन, क्या रीजन है, किस प्रकार से हम इसको ट्रीट करेंगे, एम क्या है अपनी थेरेपी का। इसलिए बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे क्यों करेक्ट नहीं होंगे, वो सारे आपने समझ लिए, सीख लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट में भी शॉर्टेस्ट, जिसका शॉर्टेस्ट एक्टिंग, बहुत कम यहाँ पे एक्टिंग टाइम रहता है इसका, बुपिवेकेन, लीडोकाइन, टेट्राकाइन या फिर प्रिलोकाइन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो रहेगा लीडोकाइन। क्या आंसर रहेगा, लीडोकाइन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। आगे आपका एमसीक्यू नंबर 1, सेकंड एमसीक्यू। लीडोकाइन को जो है अपन सेवरल फॉर्म्स के अंदर दे सकते हैं, सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनेस्थेसिया के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। अगर देखिए सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया के अंदर, जो आपका ये एमसीक्यू बना है, लोकल एनेस्थेसिया के लिए कितने टाइम के लिए काम करेगा, 30 मिनट्स के लिए। एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से, देखिए सेकंड, लीडोकाइन को आपने यूज में लिया है नर्व ब्लॉक करने के लिए, तो कितना एक्शन आएगा, 60 टू 90 मिनट्स के लिए। एंड लीडोकाइन को आपने यूज में लिया है स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के लिए, तो यहां पर इसका इफेक्ट कितना आएगा, यहां पर भी 60 टू 90 मिनट्स के लिए एक्शन करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो देखिए दो टाइप के एनेस्थेसिया होते हैं, एक होता है एपिड्यूरल, दूसरा होता है स्पाइनल। इनकी क्या रहती है प्रॉपर्टीज, एपिड्यूरल देने के क्या फायदे हैं, स्पाइनल देने के क्या फायदे हैं। तो देखो एपिड्यूरल कैथेटर का ये फायदा है, जब हम एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते हैं तो वहां पे क्या कैथेटर आता है वहां से निकलता हुआ, ठीक है, कैथेटर हम रखते हैं वहां पे, क्यों रखते हैं, ताकि हम रिपीटेड डोज दे सके एनेस्थेटिक एजेंट की, यूज्ड फॉर रिपीटेड डोजिंग दे सकते हैं हम एनेस्थेटिक एजेंट की। और क्या कर सकते हैं, इसके साथ में अगर दोगे तो रिस्क रहती है, इसके साथ में क्या रिस्क रहती है, अगर गलती से भी यहाँ से क्या दे सकते हैं, आईवी इंजेक्शन देने की रिस्क रहती है, क्योंकि एक एक्सेस रहता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ से आईवी इंजेक्शन दे देगा और वो कॉम्प्लिकेशन आगे कोज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस रहता है ओनली एंड ओनली एनेस्थेटिक एजेंट के लिए। तो अगर एनेस्थेटिक एजेंट दे सकते हैं तो सपोज अगर वहाँ पे मल्टीपल लाइंस वहाँ पे पेशेंट के पास में हो, ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिया तो अगर हम उसके अंदर लगा देते हैं एपिड्यूरल कैथेटर पोर्ट के अंदर लगा देंगे तो वो वहाँ पे आईवी एक्सेस के रूप में काम कर जाएगा और उसकी कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसलिए नहीं करना है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चनली वहाँ पे काम में लेना है, ठीक है। होते हैं कभी कभी, ठीक है, ये अपने नेक के साइड में रहता है पेशेंट के, वहाँ पे अटैच रहता है ये, ठीक है, कमर अपने बैक साइड से इसको अटैच करते हुए नेक के साइड से इसको बाहर लाया जाता है, ठीक है, स्किन के बाहर ही रहता है, ठीक है, पूरा कैथेटर स्किन के बाहर रहता है, बस जहाँ से एपिड्यूरल में लगा है वहां से स्किन में अंदर जाता है,
बाकी पूरे एकदम पतले तार के जैसी स्ट्रक्चर रहती है इसकी, वहां पे आके इसको अटैच करते हैं माइक्रोपोर वगैरह से, ठीक है। तो ये हो सकता है सेंट्रल लाइन वगैरह वहां पे लगी हो और इसका एक ये भी पोर्ट हो और जल्दी में लग जाए, ठीक है, नर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से वहां पे लग जाए, माल प्रैक्टिस की वजह से लग जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक आईवी इन्फेक्शन की आईवी इंजेक्शन की रिस्क रहती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से मल्टीपल डोज दे सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से अपन एनेस्थेटिक एजेंट को काम में लेंगे, देखिए। फर्स्ट वन, लिडोकाइन। सबसे पहली बात तो इमीडिएट ड्यूरेशन रहता है इसका। और देखिए इसका एक और रहता है, ये किसके साथ में दिया रहता है, एपिनेफ्रिन के साथ में। एपिनेफ्रिन क्या कर देगा, इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा देगा। एपिनेफ्रिन प्रोलॉन्ग द एक्शन। सेकेंड जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं वो होता है रोपीवेकिन। इसको शॉर्ट के अंदर रोपिन भी कहा जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि एपिड्यूरल अगर किसी के लगता है तो वो रोपिन बना के देते हैं, रोपिन का इंजेक्शन बना के देते हैं, ठीक है। कितने एमएल पे, 3 to 5 ml पर आर पे इसकी क्या रहती है, रेट रहती है, ठीक है। और मीन आर्टरी प्रेशर यहाँ पे मोर देन 65 रहना नेसेसरी रहता है, क्योंकि इससे क्या है कि मीन आर्टरी प्रेशर डाउन होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और एनेस्थेटिक एजेंट काम में लेते हैं जिसका क्या नाम है, बुपीवेकिन। ये क्या रहता है, लॉन्ग एक्टिंग। अब नेक्स्ट एग्जामिनर यहां से आपको पूछ लेता है इनकी डोज कितनी दोगे आप। तो देखो लीडोकाइन की जो डोज होती है कितना, सबसे पहली बात है इसका कितना परसेंट सॉल्यूशन को हम काम में लेते हैं, 2% सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। एमसीक्यू ये बना हुआ है, ध्यान में रखना, 2% सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। डोज कितनी रखेंगे, तो मैक्सिमम हेल्दी सेफ डोज, डोज यहाँ पे क्या आएगी, 4 mg/kg तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोपीवेकिन की। तो रोपीवेकिन की जो डोज रहेगी, सबसे पहले तो ये कितना परसेंट सॉल्यूशन यूज में लेंगे, तो 0.5%। और इसकी जो डोज है वो कितना लेंगे, 2 to 3 mg/kg तक, ठीक है। और यही यहाँ पे सेम डोज रहेगी बुपीवेकिन की भी, 0.5% हम यहाँ पे बुपीवेकिन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। और इसका भी जो डोज रहता है वो रहता है 2 to 3 mg/kg। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी, अपन एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसकी इमेज भी मैंने जब इमेज बेस्ड एमसीक्यूज लिए थे, या फिर मैंने जब एनेस्थेसिया की क्लासेस ली थी नोट सेट के पहले, तब मैंने इसकी इमेज बता दी है। तो आप खुद खुद से भी इसकी एक बार इमेज देख सकते हो। इतना सर्च करना है आपको गूगल पे कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, तो वहाँ पे आपको इसका येलो कलर का एक यहाँ पे आपको कैथेटर वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलेगी। उसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट, कौन कौन सी नीडल काम में आती है, सब चीज़ मेरी यूट्यूब पे बताई हुई है। अगर वो आपको नहीं मिले तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल में देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे किसको, स्पाइनल के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। चलिए, एपिड्यूरल में हमने देखा था कि इसके एक्शन को कौन प्रोलॉन्ग करता है, एपिनेफ्रिन। स्पाइनल के एक्शन को कौन प्रोलॉन्ग करता है, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स कैन प्रोलॉन्ग एनेस्थेसिया। इसके अंदर जो एजेंट काम में लेंगे, सबसे पहले लीडोकाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी अपना इसी से बना था। तो लीडोकाइन इसके अंदर कितना देंगे, सबसे पहले तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। कितना शॉर्ट ड्यूरेशन, तो 60 to 90 मिनट्स का। वही यहाँ पे डोज क्या रहेगी, डोज यहाँ पे वेरी करेगी, ठीक है। एपिड्यूरल वाली डोज यहाँ पे नहीं लेंगे, 25 to 50 mg
for perineal surgeries and lower extremity surgeries। एमसीक्यू बनेगा यहां से। नेक्स्ट देखिए, स्पाइनल में अगर लिडोकाइन हम यूज में ले रहे हैं तो इसका एक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं हम। क्या आता है? ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकंड जो एजेंट हम काम में लेते हैं वो है टेट्राकाइन। ये कैसा रहता है? तो लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है। कितने टाइम तक? तो 210 टू 240 मिनट्स तक इसका एक्शन आ सकता है। ड्यूरेशन इंक्रीज बाय एपिनेफ्रिन। और डोज की हम इसकी बात करें तो कितनी डोज रख सकते हैं? 5 mg फॉर पेरिनियल सर्जरी एंड 10 mg फॉर लोअर लिम्ब या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सपोज कीजिए ये स्पाइनल अपने यहाँ लगाया है तो कौन सा लेवल अनेस्थेटाइज होगा? अपर बॉडी या फिर लोअर बॉडी? ऑब्वियस सी बात है लोअर बॉडी में। इसलिए स्पाइनल या एपिड्यूरल जो होता है वो लोअर बॉडी की सर्जरीज के लिए काम में ले रहता है। ऐसे नहीं कि आप स्पाइनल दे रहे हो, एपिड्यूरल दे रहे हो, आपको थोरैक्स की सर्जरी करनी तो उसमें आपने ये दोगे, वहां पे काम में नहीं आता ये। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार में यहाँ पे ये लोअर एक्सट्रीमिटीज, पेरिनियल एरिया सर्जरीज वगैरह उसके बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ से कौन सा यूज में ले सकते हैं? बुपिवेकेन। तो बुपिवेकेन का जो ये सेम कैसा रहता है? लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है। सेम 210 टू 240 मिनट्स यहाँ पे काम में आ सकता है। इसका देखिए डोज क्या रहता है? 10 mg फॉर पेरिनियल एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसके बाद में ठीक है, ये हो गया अपना एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर काम में आने वाली ड्रग्स। इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या था? शॉर्टेस्ट एक्टिंग के बारे में पूछा था, आपका आंसर क्या जाएगा? लिडोकाइन, बुपिवेकिन, टेट्राकाइन और प्रेलोकाइन वगैरह ये सब हमने देख लिया। प्रेलोकाइन भी उनके सिमिलर एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ट्रू अबाउट नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है? 10 लीटर ऑक्सीजन फ्लो, वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस होता है, लो फ्लो ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे फिक्स्ड परफॉर्मेंस डिवाइस रहता है, लो फ्लो वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस है, या फिर हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस डिवाइस होता है। नेजल कैनुला के बारे में, सॉरी हाँ, नेजल कैनुला के बारे में पूछा है आपसे, तो इसका कौन सा आंसर जो है इस पे करेक्ट रहेगा? कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है? तो देखो, ये जो टॉपिक अभी आया है आपके सामने, ये कौन सी टॉपिक से अपन पढ़ रहे हैं? इमरजेंसी केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो पेशेंट के ट्रांसपोर्ट करते हैं इमरजेंसी केयर के अंदर, ठीक है, उनको केयर देना, ऑक्सीजन डिलीवरी करना या फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये वहां से अपन ने एमसीक्यू देखा है। तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट? जो सबसे पहले देखिए, नेजल कैनुला क्या होता है? एक प्रकार का ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। सबसे पहली बात तो। सेकंड देखिए, ये हाई फ्लो है या लो फ्लो है? ये एक प्रकार का लो मीडियम कंसंट्रेशन डिवाइस है। डिवाइस फॉर ऑक्सीजनेशन फॉर पेशेंट। ठीक है, ये एक लो मीडियम कंसंट्रेशन डिवाइस है पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए।
सेकंड 2 एमसीक्यू बन चुके हैं अपने यहाँ पे। फर्स्ट एमसीक्यू कहाँ पे काम आता है, सेकंड एमसीक्यू किस प्रकार का होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, तो लो मीडियम कंसंट्रेशन का होता है, तो माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, जिस प्रकार से ऑप्शन बना है ना, उस प्रकार से आपके इन तीनों ऑप्शंस में से कोई किसी प्रकार का ऑप्शन बन के आपका एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं पेशेंट की मील के साथ में। अगर पेशेंट खाना खा रहा है तो इसको अपन लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं इसकी फ्लो रेट से। फ्लो रेट की बात करें तो एडल्ट में कितना रहेगा, चाइल्ड में कितना रहेगा, और इन्फेंट या फिर कह सकते हैं अपन टॉडलर में कितनी फ्लो रेट रहेगी इसकी। तो एडल्ट में फ्लो रेट रखेंगे अपन इसका 4 to 6 लीटर पर मिनट। कितनी FiO2 देगा हमें ये, 40% FiO2 डिलीवर करता है। चिल्ड्रन के अंदर कितना होगा, लेस देन 3 लीटर पर मिनट। और बच्चों में कितना होगा, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन से भी कम, इन्फेंट टॉडलर में लेस देन 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपके क्या है, इसके फ्लो रेट है, पूछे रहते हैं भाई एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस एमसीक्यू के आंसर की। तो अपना आंसर क्या रहेगा, लो फ्लो है और वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस है। ठीक है, वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस है, एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट टॉडलर किसी के अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो वेरिएबल अलग अलग जगह पे अलग अलग परफॉर्मेंस ये देता है आपको। परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है इन कंपेरेटिवली टू कितनी डेप्थ से अपन क्या कर रहे हैं, या फिर कितनी रेट से हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर जो है परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है इसकी, इसलिए परफॉर्मेंस वेरिएबल डिवाइस है ये। ठीक है, फिक्स्ड परफॉर्मेंस नहीं है, हमने देख लिया फिक्स नहीं है। 10 लीटर तो ऑक्सीजन जाता नहीं है इससे, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। और हाई फ्लो फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस ये है नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और कौन कौन से लो फ्लो वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये भी देख लो। नेजल कैनुला हो गया आपका, इसके बाद में नेजल कैथेटर, इसके बाद में ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर। ये तीनों किसमें आएंगे, लो फ्लो वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following ligament is pierced during lumbar puncture right before entering durameter। क्या पूछा गया है कि कौन से लिगामेंट को पियर्स्ड किया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। ठीक है, लंबर पंक्चर की जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन से लिगामेंट के अंदर छेद किया गया है। ठीक है, पियर्सिंग करना, जैसे ईयर पियर्स करवाते हैं वैसे पियर्सिंग का मतलब भी क्या रहता है, राइट बिफोर एंटरिंग इनटू द ड्यूरामीटर। मतलब पियर्सिंग कब की जा रही है, ड्यूरामीटर में एंटर होने से पहले की जा रही है। यहाँ पे पियर्सिंग की जा रही है, तो कौन सा लिगामेंट होगा यहाँ पे, ये आपसे पूछा है। सुप्रा स्पिनस लिगामेंट, एंटर स्पिनस लिगामेंट, इंफ्रा स्पिनस लिगामेंट, या फिर लिगामेंटम फ्लेवम। क्या आंसर रहेगा, तो देखिए आंसर में ये आपकी क्या आ गई, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बाहर, जस्ट बाहर पूछा आपसे, राइट बिफोर एंटरिंग ड्यूरामीटर। तो यहाँ पर जो आपका लिगामेंट आएगा, इसके इसके बारे में पूछा है कि यहाँ पर हम होल कर रहे हैं फिर ड्यूरा के अंदर जा रहे हैं अपन, तो इस वाले को पूछा आपसे। इसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर।
अब अगर आपको इस लंबर पंक्चर की स्टेप्स देखने की कैसे कैसे जाएगा, सबसे पहले किसको पीएस करते हुए जाएगा? स्किन को। स्किन के बाद में सब क्यूटेनियस टिश्यू। सब क्यूटेनियस टिश्यू के बाद में किसको करेगा? सुप्रा स्पिनस लिगामेंट। सुप्रा स्पिनस लिगामेंट के बारे में किसको करेगा? इंट्रा स्पिनस लिगामेंट। इंट्रा स्पिनस लिगामेंट के बाद में किसको करेगा? लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम के बाद में किसको करेगा? ये ड्यूरामीटर को। ड्यूरामीटर के बाद में किसको करता है लास्ट में? अरेक्नोइड मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो ये यहां तक अपना इस प्रकार का प्रोसेस रहता है लंबर पंक्चर का। तो आपको कहीं से भी कोई सी भी स्टेप आपको पूछ रहे तो अब आप क्या करोगे? इसका इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसको लिख लेना और एक दो बार पढ़ लेना। पढ़ लेने से आपको याद में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जैसे मैं जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप थोड़ा डायग्रामेटिकली भी इसको आप अपने नोट्स के अंदर रख सकते हो, ताकि पिक्चर्स अपने को क्या होती है, जल्दी रिकॉल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्लास कैसी लग रही है? उसके लिए कुछ कमेंट्स वगैरह फीडबैक दे दिया करो मुझे भी, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हाँ समझ में आ रहा सबको। ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी क्या करूँ कि नॉर्मल से एमसीक्यूज आपको सोल्व करवाने लग जाऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो। ठीक है, बेसिक एमसीक्यू जो आते हैं इस सीरीज में, कौन से साइन सिम्टम आता है, ठीक है, ये सब चीजें मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें आपके गाइड्स में पड़ी है। ठीक है, इसलिए मैं उनको टच नहीं कर रहा, क्योंकि गाइड्स जो है आप सभी लोगों के पास में है, सभी आप उनसे सोल्व करते हो। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है सारे के सारे पीवाईक्यू एमसीक्यूज है। ठीक है, कोई भी ऐसा रैंडम एमसीक्यूज नहीं है। गाइड के अंदर आपको रैंडम भी मिलेंगे तो पीवाईक्यू भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे तभी तो मैं थोड़ा आप समझ पाऊंगा कि भाई आप किस प्रकार से कैच कर पा रहे हो मेरी क्लासेस को। अगर आपके लिए काफी हाई जा रही है क्लासेस तो भी मुझे बता सकते हो, और काफी लो जा रही है क्लासेस की सर आप तो एकदम ऐसे इजी इजी टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, तो मैं उससे भी थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस प्रकार से उनका जो कैचिंग कैपेसिटी पावर है, ठीक है, उनका समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ना तो आप कमेंट करते हो, ठीक है, ना आप लाइक करते हो, या तो आप केवल ऐसे आते हो व्यूज के लिए कि हाँ ठीक है सर के व्यूज आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दया अगर दिखानी है तो यहाँ मत दिखाइए प्लीज। ठीक है, तो आप अगर पढ़ने आए हो तो आपको थोड़ा समझ के जाना, सीख के जाना। कुछ सीख के जा रहे हो तो वैसे बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वैसे बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू आज के सेशन का, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिससिटेशन इज। ठीक है, रिससिटेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबको आता होगा ये तो कल से मैं ऐसे एमसीक्यूज लेके आ जाऊंगा, देख लेना अगर आप लोगों ने मुझे फीडबैक नहीं दिया तो। ठीक है, ओके। अर्ली असेसमेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे? अर्ली असेसमेंट करोगे। सेकंड आप सीपीआर करोगे। उसके बाद में डीफिब्रिलेटर या फिर एडवांस लाइफ सेविंग करोगे। ठीक है, ये आपको स्टेप्स बताइए, सीक्वेंस बताया गया है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सीपीआर पहले, फिर अर्ली असेसमेंट, फिर डीफिब्रिलेटर, फिर एडवांस लाइफ सेविंग। उसके बाद में सीपीआर, डीफिब्रिलेटर, अर्ली असेसमेंट, एडवांस लाइफ सेविंग। इसके बाद में अर्ली असेसमेंट, डीफिब्रिलेटर, सीपीआर, एडवांस लाइफ सेविंग। तो देखो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं नीचे वाले। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। असेसमेंट के अंदर आप क्या करोगे? पल्स एंड ब्रीथिंग देखोगे। एज वाइज क्या करोगे? पल्स देखोगे, कैरोटिड, ब्रेकियल, ठीक है, ये सब आप देखोगे वहां पे। इसके बाद में आप क्या करोगे? अगर वहां पे पल्स एब्सेंट मिलती है तो क्या करोगे? सीपीआर दोगे। तो सीपीआर में साइट ऑफ कंप्रेशन कहाँ पे रहेगा? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे? डेप्थ कितना रखोगे? तो 2.5 इंचेस रखोगे या फिर 5 सेंटीमीटर तक। और ये भी वेरी करेगा एडल्ट, चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स के अंदर कितने डेप्थ तक करना है। रेट क्या रहेगी? 100 बीट पर मिनट यहाँ पे कंप्रेशन रेट रहेगी। उसके बाद में क्या करेंगे? कंप्लीट साइकिल कितने की होनी चाहिए? 30:2। उसके बाद में क्या करोगे? इसी के साथ ही हमें एयरवे को भी मेंटेन करके रखना है। एयरवे को मेंटेन किस किस प्रकार से करोगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैन्यूअर वाली तरीके से। ठीक है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर से। अगर कोई यहाँ पे सर्वाइकल इंजरी है तो आप जॉ थ्रस्ट यहाँ पे दे सकते हैं।
इसके बाद में क्या करोगे, डिफिब्रिलेटर करोगे। इसके बाद में एडवांस लाइफ सेविंग की जो ड्रग्स वगैरह है वो यहाँ पे काम में आएगी। डीफिब के बीच में जो 2 मिनट का गैप होना चाहिए, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। उस गैप के अंदर आपको वापस से एक बार सीपीआर की साइकिल शुरू कर देनी है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आज के एमसीक्यूज थे। क्लास अच्छी लग रही तो याद रखना, फीडबैक देके जाना, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ाओगे तो फिर मैं भी मेरा 100% यहाँ पे फिर थोड़ा मैं भी फिर उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। रिविजन करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।